लड़का यानी स्कूल क्रश, पर अपनी मर्जी से बना क्या एक के टीवी में वेटर। सोचा नहीं था कि पहले ही दिन मेरी किस्मत ऐसे पलटेगी। तभी शराब के नशे में धुत एक लेडी बॉस ने मुझ पर हमला बोल दिया। उसने मुझे सीधा एक वीआईपी रूम में खींच लिया और पूरे 8 घंटे तक, खैर आप समझ ही सकते हो। काम खत्म होने के बाद उसने बड़े टशन में मुझे एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड थमा दिया। पर असली ट्विस्ट तो अब आया। सिर्फ उस एक रात की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने मुझे किडनैप करके अपने आलीशान बंगले में बंद कर दिया और दिन रात बस। खैर आज मेरा कॉलेज में स्पोर्ट्स डे था, पर उसने मुझे बीच में ही बाहर बुला लिया। मैं डरते डरते उसकी कार के पास गया। गेट खोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि तभी अचानक गेट अंदर से खुला। एक हाथ ने मुझे झटके से अंदर खींच लिया और सीधे पीछे वाली सीट पर ले जाकर दबा दिया। उसने मुझे सीट से सटाते हुए गुस्से में कहा, जांगलू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़की को खुद को छूने देने की। मैंने घबराते हुए कहा, वैन मिंग मेरी बात तो सुनो। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। अब क्या सफाई दोगे तुम? वो चिल्लाई। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आज के बाद तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगे और कॉलेज जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने मिन्नतें करते हुए कहा, मेरा और शेन रांड सीनियर का कोई चक्कर नहीं है। वो तो बस मुझे थका हुआ देखकर हवा कर रही थी। पर वैन मिंग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसने बड़ी बेरहमी से मुझे अपने नीचे दबा लिया और मेरे कान के पास फुसफुसाकर बोली, उसने तुम्हें छुआ? तुम्हें पता है कल जिसने तुम्हें हाथ लगाया था उसके हाथ अब सलामत नहीं है। अब तुम ही बताओ तुम्हारी इस सीनियर का क्या हाल करूं। मेरे पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। मैंने हार मान ली और उसकी मखमली कमर को अपनी बाहों में भर लिया। मैं बस चुपचाप उसकी गर्दन को चूमने लगा। न जाने कितनी बार ऐसा हो चुका था। भले ही ये सब मेरी मर्जी के खिलाफ था, पर अब यही मेरी हकीकत थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि वैन मिंग की कमजोरी क्या है। जैसे ही मैंने उसे चूमना शुरू किया, उसके माथे का गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगा और उसके चेहरे पर एक सुकून सा छा गया। उसने कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और अपने करीब खींच लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बॉडी से आने वाली वो धीमी सी मिल्की खुशबू मुझे हमेशा से पसंद थी। जैसे जैसे हमारे बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, उसके असिस्टेंट सुकी ने मामला भांप लिया। वो तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा और चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। पीछे खड़ी गाड़ियों के ड्राइवर हैरान होकर पूछने लगे, अरे भाई गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, क्या हुआ? सुकी ने मुस्कुराते हुए उन्हें टाला और कहा, चुपचाप इंतजार करो, मैडम को अभी एक बहुत जरूरी काम निपटाना है। सुकी ने मन ही मन सोचा, लगता है ये मामला लंबा खींचेगा, तब तक एक झपकी ही ले लेता हूँ। मैडम के ये छोटे मियाँ जब भी साथ होते हैं तो समझो दोपहर तक का प्रोग्राम सेट है। आजकल के जवान भी ना, सच में इसकी ताकत का कोई जवाब नहीं। प्रेग्नेंट होने के बावजूद ये रुकने का नाम नहीं ले रही। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। मैंने दबी आवाज में कहा, वैन मिंग सुनो ना, मुझे शेन रान सीनियर में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस मेरा ख्याल रख रही थी। प्लीज उनके हाथ मत तुड़वाना। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें सुलग उठी। तुम उस शेन रान के लिए मुझसे भीख मांग रहे हो? क्या तुम सच में उसे पसंद करने लगे हो? नहीं ऐसा नहीं है। मैं हद्दबद्धा गया। मैं तो बस तुम्हारे लिए परेशान हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम बस आराम करो ना। मैं वादा करता हूँ आज के बाद किसी भी एलडचकी से बात नहीं करूंगा। वो फुसफुसाई, तुम्हारे इन वादों पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मैंने उसे शांत करने के लिए फिर से चूमना शुरू कर दिया। मेरी ये हरकतें थोड़ी अनाड़ी जैसी थीं। शर्म के मारे मेरे खुद के कान गर्म होकर लाल पर डेच गए थे। मैं बस बार बार एक ही बात रट रहा था, मुझ पर यकीन करो वैन मिंग, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। अब वैन मिंग की हालत खराब होने लगी थी। वो मेरे इस भोलेपन और प्यार के आगे खुद को हारती हुई महसूस कर रही थी। वो अब पूरी तरह पिघल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ पर अपनी जान छिड़कने को तैयार है। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, पर याद रखना अगली बार अगर किसी और औरत के करीब भी गए तो उनके हाथ मैं खुद अपने हाथों से मरोड़ दूंगी। मैंने राहत की सांस ली और कहा, नहीं वैन मिंग, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तुम अब गुस्सा तो नहीं हो ना? गुस्सा तो अभी भी हूँ। वो शरारत भरी नजरों से मुझे देखते हुए बोली, लेकिन मेरा गुस्सा शांत करने का एक तरीका है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम वो कर सकते हो या नहीं। मैंने जोश में कह दिया, क्या तरीका है? मैं पक्का करूंगा। तभी वैन मिंग ने मेरे कान के पास झुककर धीरे से कुछ कहा। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं हड्डबद्धा चिल्ला उठा, क्या अभी? पर हम गाड़ी में हैं और वो भी स्कूल के गेट के सामने। मुझे थोड़ी देर में बास्केटबॉल मैच के लिए जाना है। क्या हम ये रात को घर पर नहीं कर सकते? वैन मिंग की ये डिमांड बहुत ज्यादा थी। ऊपर से मुझे ये सब करना आता भी नहीं था, क्योंकि हमेशा वही शुरुआत करती थी और मैं बस। उसने तिरछी नजर से मेरी तरफ देखा और बड़े हक से बोली, तुम्हारा मैच तो दोपहर में है ना, अभी तो बहुत वक्त है। आखिरकार मुझे उसके आगे घुटने टेकने ही पड़े। मैं मन ही मन सोच रहा था, ये औरत भी ना, प्रेग्नेंट होने के बावजूद इतनी जिद, कहीं बच्चे को कुछ हो गया तो। मैंने डरते डरते वैन मिंगो के पेट पर हाथ फेरा। उसने ढीले ढाले कपड़े पहने थे, पर फिर भी उसकी हलचल साफ महसूस हो रही थी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने कांपते हाथों से उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। यकीन मानो डर के मारे मेरे हाथ थर थर कांप रहे थे। मैं बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था। सामने ही कॉलेज का गेट था और लोग आ जा रहे थे। ये सब कितना खतरनाक और अजीब लग रहा था, सोचकर भी यकीन नहीं होता। जो वैन मिंग ऑफिस की मीटिंग्स में इतनी हाई क्लास और कोल्ड नजर आती है, जिसे पूरी दुनिया एक सख्त बिजनेस टाइकून मानती है, वो मेरे साथ होते ही इतनी बदल कैसे जाती है। मेरे सामने तो वो किसी जादूगरनी की तरह बन जाती है, जो बस मुझे अपने वश में करना जानती है। मेरे हाथ बस यूं ही कांप रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, वैन मिंग प्लीज मुझे अभी स्कूल जाने दो ना, जो भी है रात को कर लेंगे प्लीज। मेरी बात सुनकर उसने अपनी तिरछी नजरों से मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो शरारत भरे अंदाज में बोली, रात की बात रात को देखेंगे, पर अभी सच कहूं तो मुझे कुछ नहीं आता था और आखिर में वैन मिंग को ही सब संभालना पड़ा। उसने मुझे इतनी देर तक उलझाए रखा कि जब मैं गाड़ी से बाहर निकला तो दोपहर हो चुकी थी। पूरे 3 घंटे बीत गए थे। ये औरत तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं लेती। गाड़ी से उतरते वक्त शर्म के मारे मेरे कान लाल हो चुके थे। मैंने सुखी की तरफ देखते हुए कहा, सुखी दीदी मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप प्लीज वैन मिंग को घर ले जाइए, उसे लंच भी करना होगा। सुखी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है जांगलू बाबा आप जाइए, पर ध्यान रखिएगा रात को देरी ना हो जाए। जब मैं मैच खत्म करके शाम को घर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। वैन मिंग कहीं नजर नहीं आ रही
रही थी। मैंने परेशान होकर अपने पास खड़े तभी मैंने एक नौकरानी से पूछा, वैन मिंग कहाँ है? उसने घबराते हुए जवाब दिया, जियांगलू बाबा, मैडम आज दोपहर को ही सिटी हॉस्पिटल गई हैं। शायद उनके पेट में बहुत तेज दर्द उठा था। उसकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, कहीं वैन मिंग और बच्चे को कुछ हो न गया हो। पता मिलते ही मैं पागलों की तरह हॉस्पिटल की तरफ भागा। वहां पहुंचा तो देखा सुकी और उसके 8 आदमी गेट पर ही पहरा दे रहे थे। वो सब एक लाइन में खड़ी रीढ़े थे, जिन्हें देखकर ही एक जबरदस्त डर और दबाव महसूस हो रहा था। सुकी ने मुझे देखते ही कहा, जियांगलू बाबा, आप आ गए, जाइए अंदर जाइए। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर वैन मिंग बेड पर एकदम शांत लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ी हो चुका था और होठों की वो लाली भी गायब थी। वो हमेशा की तरह दबंग नहीं बल्कि एक कमजोर और मासूम बीमार परी जैसी लग रही थी। मैं सच कहूं तो उस पल मेरा दिल बैठ गया। मुझे वाकई उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। मैंने दबे पांव उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। वैन, मेरे कदम रखते ही वैन मिंग ने शायद मेरी आहट महसूस कर ली। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और बड़ी कमजोर आवाज में पूछा, जियांगलू, तुम यहाँ कैसे आए? मैं तुरंत उसके पास बैठ गया और घबराहट में उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारे पेट में दर्द था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कितना डर गया था। वैन मिंग ने धीरे से हाथ उठाया और मेरे गालों को सहलाते हुए मुस्कुराकर बोली, अरे आज तो तुम्हारा स्पोर्ट्स डे था ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी और वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। बस वो सुबह गाड़ी में कुछ ज्यादा ही जोश दिखा दिया था ना, उसी की वजह से थोड़ा दर्द उठा। क्या गाड़ी की वजह से? मैं हकबका गया। वो शरारत से बोली, हाँ तुम कुछ ज्यादा ही कमाल कर रहे थे आज तो। उसकी बात सुनकर मुझे गाड़ी वाला वो एक एक सीन याद आने लगा और मेरा पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने बुदबुदाते हुए कहा, पर वो तो तुमने ही जिद की थी ना, मुझे तो कुछ आता भी नहीं था। तभी वैन मिंग ने अपने पेट की तरफ इशारा किया और गंभीर होकर बोली, लगता है तुमने बेबी को परेशान कर दिया। मैं एकदम से घबरा गया। क्या? नो 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 नो, ठीक तो है ना? वो अभी है ना? मेरा चेहरा देखकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। देखो तो कैसे जान निकल रही है तुम्हारी। नो नो बिल्कुल ठीक है और बहुत हेल्दी है, फिक्र मत करो। इतना कहकर उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। वैन मिंग ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और मुझे चूमने लगी। मैं पूरी तरह उसके प्यार में डूबा हुआ था कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। अंदर एक सफेद कोट पहने डॉक्टर दाखिल हुआ। जी यान ली, उसने हमें देखते ही जोर से गला साफ किया। खूं खूं। उसे देखते ही जैसे मुझे करंट लगा। मैंने तुरंत वैन मिंग को पीछे धकेला और एक शरीफ बच्चे की तरह बेड के किनारे दुबक कर बैठ गया। शर्म के मारे मेरे कान और चेहरा तप रहे थे। डॉक्टर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसते हुए बोला, तो वैन मिंग, यही है तुम्हारा वो छोटा मियाँ, स्मॉल बॉयफ्रेंड? देखो, मुझे तुम दोनों को एक बात याद दिलानी पड़ेगी, थोड़ा कंट्रोल रखो। अभी तुम प्रेग्नेंट हो, ये सब हंगामा बच्चे के होने के बाद कर लेना। शुक्र मनाओ कि इस बार बात ज्यादा नहीं बिगड़ी। वैन मिंग को यह टोकना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने वहीं से डॉक्टर को झिड़क दिया, जी यान ली, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है? मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगी। अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। डॉक्टर ने हार मानते हुए हाथ ऊपर कर दिए। जी जी वैन मिंग जी, मैं जा रहा हूँ, आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वो जैसे ही मुड़ा, उसने अपने सीने पर हाथ रखा और एक लंबी सांस ली। उसका दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मन ही मन सोचा, बाप रे, ये तो शेरनी है। जियानली ने अपने माथे का पसीना पोंछा और बुदबुदाया, बाप रे, मैंने उसे टोकने की हिम्मत कैसे की? शायद एक डॉक्टर होने की जिम्मेदारी ही मुझसे ये सब करवा रही है। वो अभी कमरे से बाहर निकला ही था कि उसका सामना उस बर्फीली और खतरनाक सुकी से हो गया। वो उसे देखते ही एक बार फिर उछल पड़ा। सुकी ने अपनी ठंडी आवाज में पूछा, मैडम की तबीयत कैसी है? कोई फिक्र की बात तो नहीं? डॉक्टर ने घबराते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, सब ठीक है, बस आगे से थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। इधर कमरे के अंदर मैं वैन मिंग को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, वैन मिंग, सुना तुमने? डॉक्टर ने क्या कहा? अब से कोई जबरदस्ती नहीं और कोई शोर शराबा नहीं। जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगी। बस आराम से अपना ख्याल रखो, फिर बच्चा होने के बाद तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। वैन मिंग ने मेरी आंखों में देखा और पहली बार बड़ी मासूमियत से मान गई। ठीक है, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगी। मैंने राहत की सांस ली और कहा, चलो अब अच्छे बच्चे की तरह आराम करो और अपना ख्याल रखो। वो बच्चों की तरह खुश होकर बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, पर अभी तुम्हें मुझे गोद में लेकर सुलाना होगा। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया। मैंने धीरे से वैन मिंग के हाथ को अपनी गर्दन से हटाया और फिर उसकी भारी टांग को अपने ऊपर से नीचे उतारा। भाई साहब, यह औरत सोते समय भी इतनी खतरनाक है। पर जैसे ही मैं बेड से उतरने लगा, अगले ही पल उसकी लंबी टांगों ने मुझे फिर से अपनी तरफ खींच लिया। वैन मिंग ने अपनी नींद भरी कजरारी आंखें खोली और फुसफुसाकर पूछा, छोटे मियाँ, इतनी जल्दी कॉलेज जा रहे हो क्या? मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ, आज मेरा बास्केटबॉल मैच है ना, तो थोड़ा पहले जाकर तैयारी करनी होगी। तुम अभी सोती रहो। वैन मिंग ने कुछ नहीं कहा, बस अपने होठों की तरफ इशारा किया, जिसका साफ मतलब था, पहले किस करो फिर जाने दूंगी। अब मैडम का हुक्म था तो मुझे भी सीधे बच्चे की तरह चुपचाप उसे चूमना ही पड़ा। मैंने जैसे ही उसे चूमा, शर्माते हुए पूछा, अब ठीक है? वैन मिंग ने शरारत से अपनी आंखें झपकवाईं और बोली, हाँ अब जा सकते हो, पर याद रखना तुम्हारा बास्केटबॉल मैच देखने मैं खुद आऊंगी, इसलिए अच्छे से खेलना। कमरे से बाहर निकलकर मैं सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ा। वैन मिंग हॉस्पिटल के सबसे टॉप फ्लोर वाले वीआईपी वार्ड में एडमिट थी। लिफ्ट नीचे आ रही थी कि अचानक सेकंड फ्लोर पर जाकर रुक गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, सामने एक ऐसा चेहरा था जिसे देखकर मेरे होश उड़े डेच गए। ये मेरे सौतेले माता पिता और उनका परिवार था। मुझे देखते ही उस औरत के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ गई। अरे देखो तो, ये आवारा जियांगलू भी यहीं घूम रहा है। मैंने अपनी शालीनता बनाए रखी और बस इतना ही कहा, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। पर वो औरत कहाँ मानने वाली थी। वो बनावटी हंसी हंसते हुए ताना मारने लगी, सुनो जियांगलू, मैंने सुना है कि तुम्हारी वजह से जियांग हुआई को 3 किलोमीटर की लंबी रेस में भाग लेना पड़ा। बेचारी थककर वहीं बेहोश हो गई। तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, आंटी, जियांग हुआई ने अपनी मर्जी से रेस में हिस्सा लिया था। वो क्लास की मॉनिटर है तो वो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैच में एक प्लेयर कम था, इसलिए उसने खुद आगे बढ़कर अपना नाम दे दिया। क्या उसने आपको ये सब नहीं बताया? बकवास बंद करो, वो औरत चिल्लाई। साफ साफ दिख रहा है कि तुमने ही मेरी बच्ची को मजबूर किया था। ये जिम्मेदारी और मॉनिटर वाली कहानियां तुम बस अपनी खाल बचाने के लिए बुन रहे हो। मैंने सीधे अंकल की तरफ देखा और कहा, अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरी क्लास के किसी भी दूसरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। मेरी ये बेबाकी देखकर उस औरत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आप देखा न ताव, सीधे अपना हाथ हवा में लहराया। जुबान लड़ाता है कमीने, तुम्हारी इतनी हिम्मत? वही पुराना जाना पहचाना थप्पड़। बचपन में न जाने कितनी बार इस हाथ ने मेरे गालों को लाल किया था। मुझे हमेशा बेबस पाकर ये लोग ऐसे ही जुल्म करते थे, पर इस बार न जाने मुझ में कहां से इतनी ताकत आ गई। मैंने पलक झपकते ही
अपना हाथ उठाया और हवा में ही उसकी कलाई को कसकर दबोच लिया। उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जो लड़का कल तक उनके पैरों की जूती बना रहता था, जिसे वो जब चाहे मार लेते थे, आज उसने पलटकर वार रोक दिया था। उस औरत के दिमाग के सारे पुर्जे हिल गए थे। वो मन ही मन सोच रही थी, इस अनाथ की इतनी हिम्मत कि आज ये मुझ पर हाथ उठाने लगा। पास खड़ी जियांग हुआई के भी होश उड़ चुके थे। वो फटी आंखों से देख रही थी कि ये डरपोक जियांगलू, जो हमेशा भीगी बिल्ली बना रहता था, आज उसकी मां का रास्ता रोकने की हिम्मत कर बैठा। मैंने उसकी कलाई को झटके से पीछे धकेला और अंकल की तरफ देखकर ठंडे लहजे में कहा, अंकल, मैंने अभी साफ साफ समझा दिया था कि इस पूरे मामले में मेरी कोई गलती नहीं है। तभी वो औरत दर्द से कराहते हुए फिर से चीखी, कमीने, क्या मैं तुम्हें तमीज भी नहीं सिखा सकती? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी सौतेली मां हूँ। मेरा पूरा हक है तुम पर हाथ उठाने का। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आंखों में कोई खौफ नहीं था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मां, कैसा हक? आप शायद भूल रही हैं कि आप लोगों ने मेरा नाम अपने राशन कार्ड और ह्यूकुबैन फैमिली डॉक्यूमेंट्स से बहुत पहले ही काट कर फेंक दिया था। अब मेरा नाम सिर्फ मेरी दादी के साथ जुड़ा है। कानूनी तौर पर आप मेरी कुछ नहीं लगती। मैंने साफ कह दिया, जब आपका मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं है तो आपको मुझे सजा देने का भी कोई हक नहीं है। जियांगलू, तुम नीच और एहसान फरामोश हो। वो औरत गुस्से से कांपने लगी। उसने आप देखा न ताव अपना दूसरा हाथ भी हवा में उठा दिया, लेकिन इस बार जियांग पिता ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बस करो, अब और तमाशा मत बनाओ। जियांगलू ने साफ साफ बता दिया है कि रेस में हिस्सा लेने की जिद जियांग हुआई की खुद की थी। वो क्लास की मॉनिटर है तो अपनी क्लास के लिए इतना तो करेगी ही। इसमें तुम जियांगलू को दोष नहीं दे सकती। वो औरत अपने पति पर ही भड़क उठी। अरे वाह, अब आप भी इस जियांगलू की तरफदारी कर रहे हैं। बहुत अच्छे। अपने सगे बच्चों की आपको कोई फिक्र नहीं है और इस लावारिस के लिए मुझसे लड़ रहे हैं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े शांत लेकिन कड़क लहजे में कहा, आंटी, आप यहाँ गलत हैं। मैं लावारिस नहीं हूँ। मेरे असली माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो आज भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। वो औरत जहरीली हंसी हंसते हुए बोली, तुम्हें ढूंढ रहे होंगे? क्या बकवास है। तुम्हें तो पैदा होते ही कचरे की तरह फेंक दिया गया था। कोई नहीं आने वाला तुम्हें ढूंढने। उसकी ये कड़वी बातें सुनकर मैंने अपनी पलकें झुका ली, पर मेरे दिल में कोई दुख नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा, मैं लावारिस नहीं हूँ। मुझे प्यार करने वाले लोग हैं। मेरी दादी है, वैन मिंग है, और बहुत जल्द मेरी अपनी एक प्यारी सी बेटी भी इस दुनिया में आने वाली है। तभी जियांग पिता ने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, तुम बस भी करोगे या नहीं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जियांग लू ने अपनी मेहनत से शहर के सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया है। वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। अगर उसके सगे माता पिता उसके साथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका इस तरह तमाशा बनाओगी। वो औरत पागलों की तरह चिल्लाई, अच्छा, तो अब आप भी जियांगलू की टीम में शामिल हो गए? तुम सबके सब इस लावारिस के सगे बन रहे हो। जियांग हुआई, चल यहाँ से। लिफ्ट काफी देर पहले ही रुक चुकी थी। वो औरत गुस्से में पैर पटकती हुई जियांग हुआई का हाथ पकड़कर लिफ्ट से बाहर निकल गई। लिफ्ट से बाहर निकलते ही अंकल का चेहरा शर्म से पीला पड़ चुका था। उन्होंने माहौल को संभालने के लिए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, जियांगलू, तुम अपनी माँ की बातों का बुरा मत मानना। वो बस जियांग हुआई की हालत देखकर थोड़ी परेशान हो गई थी। वैसे तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? मैंने शांत होकर जवाब दिया, अंकल, मेरी एक दोस्त बीमार है, बस उसी को देखने आया था। उन्होंने आगे कहा, अच्छा, देखो, जब भी तुम्हें वक्त मिले घर आया करो। मैंने आज भी तुम्हारे लिए घर में एक कमरा तैयार रखा है। तुम जब चाहो रहने आ सकते हो। मैंने बस इतना ही कहा, शुक्रिया अंकल। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और भावुक होकर बोले, मैंने तुम्हें अपने सामने बड़ा होते देखा है। तुम मेरे लिए मेरे अपने बच्चे जैसे ही हो। चलो, मैं अब निकलता हूँ। कभी भी कोई जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन कर लेना। उनसे अलग होकर मैं जैसे ही हॉस्पिटल के गेट से बाहर आया, वहाँ वैन मिंग की आलीशान रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं सीधा गाड़ी की तरफ बढ़ा और हॉस्पिटल के बाहर निकलते ही वो औरत मुंह फुलाकर अपने पति पर बरस पड़ी। जियांग हुआई ने बताया कि उसका अभी बास्केटबॉल मैच है और वो कॉलेज चली गई। पर आप मुझे ये बताइए, अभी अंदर आप उस जियांग लू की इतनी चापलूसी क्यों कर रहे थे? देखा नहीं उसने हमारी बेटी का क्या हाल कर दिया है? अंकल ने उसे घूर कर देखा और बड़े शातिर अंदाज में कहा, तुम सच में बेवकूफ हो। जियांग लू अब इस शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। क्या पता कल को वो हमारे किसी काम आ जाए। थोड़ा अपना दिमाग चलाया करो और भविष्य के लिए एक रास्ता खुला रखा करो। तुम तो बस उसे लात मारकर खुद से दूर करने पर तुली हो। वो औरत नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली, अरे छोड़ो भी, वो भिखारी लड़का भला हमारे क्या काम आएगा? अंकल के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोले, तुम्हें नहीं पता, शहर के दो सबसे बड़े रईस खानदान गु परिवार और चू परिवार हमारे बिजनेस में हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि हमारे पास सिर्फ एक ही बेटा है और मैं इन दोनों में से किसी भी डील को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। अब तुम ही बताओ क्या करें? क्यों ना हम जियांग लू की शादी इनमें से किसी एक। अंकल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, गु परिवार की वो लड़की अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। हमारा सगा बेटा जियांग हुआई तो उनके घर का जमाई बनकर नहीं जा सकता, लेकिन जियांग लू को तो हम भेज ही सकते हैं। उसका सीधा साधा स्वभाव ऐसा है कि हम उसे जैसे चाहें अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। एक बार उसकी शादी वहां हो गई तो समझो पूरा गु परिवार हमारी मुट्ठी में होगा। ये सुनते ही उस औरत की आंखें चमक उठी। अरे वाह, तो आपके दिमाग में ये खिचड़ी पक रही थी। लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो? अंकल ने बड़े आत्मविश्वास से धीरे से कहा, फिक्र मत करो, जियांग लू के दिल में मेरे लिए थोड़ी बहुत इज्जत अभी भी बाकी है। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। उधर कॉलेज में सुबह के ठीक 10 बजे बास्केटबॉल का पहला मैच शुरू होने वाला था। सभी टीमों के कोच और स्टूडेंट्स ग्राउंड में इकट्ठा थे। हमारे कॉलेज के काउंसलर स्टेज पर खड़े होकर पर्चियां निकाल रहे थे, जिससे यह तय होना था कि किस टीम का मुकाबला किससे होगा। वहां खड़े हमारे टीम के लड़के हाथ जोड़कर मन्नतें मांग रहे थे, हे भगवान, ऊपर वाले रहम करना, बस किसी तरह हमारा मैच सिविल इंजीनियरिंग तो मुख्यादा वालों से न हो जाए। भाई वो लोग पिछले कई सालों से लगातार चैंपियन बनते आ रहे हैं। ऊपर से उनकी टीम में जो थर्ड ईयर का सीनियर है ना, तभी एक लड़का बोला, हाँ भाई, वो थर्ड ईयर के सीनियर शूयू, एक शूयू, सुना है वो पहले प्रोफेशनल एथलीट रह चुके हैं। वो सिविल वाले बहुत खतरनाक हैं यार। हम एक्टिंग डिपार्टमेंट, परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट वाले उनके सामने कहीं नहीं टिकते। लेकिन जैसे ही काउंसलर ने पर्ची खोली, हमारी किस्मत अच्छी थी। हमारा मुकाबला विजुअल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से तय हुआ। ये सुनते ही हमारी टीम के कैप्टन त्यान चेंग ने चैन की सांस ली। उसने मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, भाई जियांग लू, शुक्र है भगवान का कि सिविल वालों से पाला नहीं पड़ा, वरना पहले ही राउंड में हमारा बोरिया बिस्तर घोल हो जाता। मैंने थोड़ा सोचते हुए पूछा, क्या सच में वो सिविल वाले इतने ढाकड़ हैं? त्यान चेंग ने आंखें बड़ी करके कहा, और नहीं तो क्या, शूयू सीनियर एकदम प्रोफेशनल प्लेयर है भाई। मैंने मन ही मन सोचते हुए बस सिर हिला दिया। सच कहूं तो प्रोफेशनल तो मैं भी था। बचपन में जब एक बार मुझे जोर से
से बास्केटबॉल लगी थी। उसके बाद से मैंने छुप छुप कर पूरे 6 साल तक अकेले कोर्ट पर पसीना बहाया था। बस कभी किसी के सामने खेलने की हिम्मत नहीं हुई थी। आज पहली बार मैं किसी असली मैच में उतरने जा रहा था। जैसे ही हमारी टीम ग्राउंड में उतरी, चारों तरफ शोर मच गया। कॉलेज की कई खूबसूरत सीनियर्स और लड़कियां सिर्फ मुझे देखने के लिए वहां जमा थीं। लेकिन तभी जैसे ही मैंने सामने देखा, हैरानी की बात तो ये हुई कि सामने वाली टीम के खिलाड़ी पूरे ही नहीं हो पाए। उन्होंने मैच शुरू होने से पहले ही घुटने टेक दिए और अपनी हार मान ली। दोपहर को मैं जैसे ही कैंटीन में खाना खरीदने के लिए लाइन में लगा, तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर वैन मिंग का नाम था। मैंने फोन उठाते ही कहा, वैन मिंग, तुम अपना लंच कर लो, मैं कॉलेज की कैंटीन में आ गया हूँ। उधर से उसकी ठंडी और रौबदार आवाज आई, मैं अपनी बात दोबारा नहीं दोहराऊंगी। कैंटीन का खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें अभी अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तुम्हारे पास यहाँ पहुंचने के लिए सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। समय शुरू होता है अब। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने आव देखा ना ताव, वहीं से उल्टे पैर पागलों की तरह दौड़ लगा दी। मुझे अच्छी तरह पता था कि अगर मैं 1 मिनट भी लेट हुआ तो वो लेडी बॉस मुझे क्या सजा दे देगी। मन ही मन बस यही दुआ कर रहा था कि ये मेरा कॉलेज है, वो यहाँ आकर कुछ ज्यादा बवाल न खड़ा करे। पर मेरी किस्मत तो देखो, भागते भागते रास्ते में अचानक सामने शेन रांड सीनियर आ गई। वो अभी अभी बाहर से शॉपिंग करके लौट रही थी और उनके हाथों में कुछ बैग्स थे। मुझे इस तरह बदहवास भागता देखकर उन्होंने टोका, अरे जियांगलू, इतनी हड़बड़ी में कहाँ भागे जा रहे हो? मैंने हाँफते हुए झूठ बोल दिया, अरे वो सीनियर, मैं जरा डिपार्टमेंट के ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने बात संभालते हुए कहा, वो प्रोफेसर से कुछ जरूरी काम था, मुझे निकलना होगा। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी शेन रांड सीनियर ने अचानक मेरे हाथों में एक खाने का डिब्बा थमा दिया। वो मुस्कुराकर बोली, आज मैंने कुछ ज्यादा ही खरीद लिया था, तो एक बॉक्स तुम्हारे लिए, इसमें फ्रूट्स हैं। अच्छा, फ्रूट्स हैं, शुक्रिया सीनियर। मैंने जल्दी से वो बॉक्स लिया और वहां से रफू चक्कर हो गया। गाड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थी। पूरे 9 मिनट बीत चुके थे और मेरे पास आखिरी के कुछ सेकंड्स बचे थे। जैसे तैसे हाँफते हुए मैं सीधा कॉलेज के डायरेक्टर के वीआईपी ऑफिस के बाहर पहुंचा। वहां गेट पर हमेशा की तरह सुकी खड़ी थी। मैंने उसे देखते ही राहत की सांस ली और कहा, नमस्ते सुकी दीदी। सुकी ने मुस्कुराते हुए गेट खोला और धीरे से कहा, जियांगलू बाबा, जल्दी अंदर जाइए, मैडम कब से आपका ही रास्ता देख रही हैं। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गया, वहां सिर्फ वैन मिंग अकेली बैठी थी। आज उसने काले रंग की एक बेहद खूबसूरत और फिटिंग वाली लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। भाई साहब, उस लुक में वो इतनी कमाल लग रही थी कि उसे देखकर मेरे गले से थूक नीचे उतर गया। पर कम से कम दिल को तसल्ली हुई कि कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था, वरना मेरी तो सबके सामने बैंड बज जाती। शुक्र है कोई प्रोफेसर अंदर नहीं था, वरना मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। तभी वैन मिंग ने अपनी कातिल आंखें ऊपर उठाई और ठंडे लहजे में कहा, तुम पूरे 5 मिनट लेट हो जियांगलू। मैंने घबराते हुए सफाई दी, वो रास्ते में एक जानने वाली मिल गई थी, बस उसी से 2-4 बातें करने में देर हो गई। इतना कहकर मैंने वो फ्रूट्स वाला बॉक्स सीधे उसकी टेबल पर रख दिया और बात बदलने के लिए कहा, वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें इस हालत में बाहर नहीं घूमना चाहिए। वैन मिंग ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और उस डिब्बे को देखते हुए पूछा, तो ये फ्रूट बॉक्स तुम खास मेरे लिए खरीद कर लाए हो? मैंने बिना सोचे समझे सच उगल दिया, नहीं, वो रास्ते में शेन रांड सीनियर मिली थी, ये उन्होंने ही मुझे दिया था। मेरे मुंह से शेन रांड का नाम निकलते ही कमरे की हवा जैसे एक झटके में बर्फ बन गई। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया कि मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन महसूस होने लगी। डर के मारे मैंने कांपते हुए अपनी शर्ट के कॉलर को थोड़ा और समेट लिया। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि मेरे मुंह से फिर कोई गलत बात निकल गई है। इससे पहले कि मैं कुछ संभाल पाता, वेन मिंग अपनी जगह से उठी और उसने मुझे सीधे सोफे पर दे मारा। वो मेरे ऊपर हावी होते हुए बेहद ठंडी आवाज में बोली, तो कॉलेज में हमारे छोटे मियाँ की कुछ ज्यादा ही डिमांड है। ये सीनियर्स खुद आगे बढ़ बढ़कर तुम्हारे लिए तोहफे ला रही हैं। जियांगलू, क्या तुम भूल गए कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे? इतना कहते ही उसने बेरहमी से मेरे होठों को अपने कब्जे में ले लिया। वो इतनी दीवानगी से मुझे चूम रही थी कि उसने मेरी सांसें ही छीन ली। उसकी वो गहरी काली आंखें इस वक्त बेहद खतरनाक लग रही थीं। वो मेरे कानों के पास फुसफुसाई, मेरे जियांगलू, तुम सिर्फ मेरे हो। मेरा दम घुटने लगा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस औरत के दिल में मेरे लिए इतनी तगदी सनक और दीवानगी क्यों है। हम तो पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, पर इस वक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं बस बेबस होकर उसकी इस गिरफ्त में खुद को सौंपता चला गया। न जाने कितनी देर तक वैन मिंग मुझे पागलों की तरह चूमती रही। फिर अचानक वो पीछे हटी और गुस्से में चिल्लाई, इस डिब्बे को अभी के अभी यहाँ से हटाओ, फेंक दो इसे कचरे में। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। मैंने दबी आवाज में कहा, वैन मिंग, तुम खामख्वाह गलत समझ रही हो। खैर, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो मैं इसे सुकी दीदी को दे देता हूँ। इतना कहकर मैं तुरंत उस बॉक्स को लेकर बाहर आया और सुकी के हाथ में थमा दिया। सुकी तो एकदम सोच में पड़ गई कि भाई अंदर ऐसा क्या हुआ जो मुझे बैठे बिठाए फ्रूट्स का डिब्बा मिल गया। मैं वापस अंदर आया और वैन मिंग को शांत करते हुए बोला, वैन मिंग, अब गुस्सा थूको भी। इतना गुस्सा करोगी तो हमारे बेबी की सेहत पर असर पड़ेगा ना। मैंने वो फ्रूट्स सुकी दीदी को दे दिए हैं। खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं होती ना। मैंने बड़े प्यार से उसे मनाया और अपनी बाहों में समेट लिया। फिर उसके गोरे से माथे पर एक छोटा सा किस किया और धीरे से फुसफुसाया, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, हमेशा के लिए। मैंने उसके गले लगकर कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और किसी का नहीं। आखिरकार मेरी ये 2-4 बातें काम कर गईं और वैन मिंग का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। वो मेरा हाथ पकड़कर टेबल की तरफ ले गई और हम दोनों साथ में लंच करने बैठे। उसे इस तरह शांत देखकर मैंने चैन की सांस ली और मन ही मन सोचा, चलो इस लेडी बॉस को जैसे तैसे काबू में कर लिया। सच कहूं तो वैन मिंग ज्यादातर समय बहुत अच्छी रहती है और मेरा बहुत ख्याल भी रखती है, पर जब बात जान यू पॉजिटिवनेस की आती है तो वो बिल्कुल किसी यादेरे सन की प्रेमिका की तरह बर्ताव करने लगती है। खाना खाते खाते अचानक उसने मेरी तरफ एक ऐसी कातिल नजरों से देखा जिसका इशारा मैं तुरंत समझ गया। उसे देखते ही शर्म के मारे मेरे कान गर्म होकर लाल पट्टी एच गए। मैंने घबराते हुए अपना डिब्बा बंद किया और कहा, वैन मिंग, मेरा पेट भर गया है, मुझे अब निकलना चाहिए, तुम आराम से खाओ। उसने अपनी कुर्सी मेरी तरफ सरकाई और बिल्कुल करीब आते हुए बोली, पेट भर गया तो सीधे चल दिए, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो छोटे मियाँ? वो मेरे इतनी पास आ गई थी कि उसकी बॉडी मेरे हाथ से पूरी तरह टच हो रही थी। मैंने हड्ड बंधाकर चारों तरफ देखा और धीरे से कहा, वैन मिंग, तुम ये क्या सोच रही हो? ये कॉलेज का ऑफिस है, यहाँ ऊपर देखो, कैमरा लगा हुआ है। वैन मिंग ने शरारत से अपने होठों पर जुबान फेरी और मुस्कुराते हुए बोली, फिक्र मत करो छोटे मियाँ, इस कमरे का कैमरा मैंने पहले ही बंद करवा दिया है। आज दोपहर को मैं तुम्हारे लिए इतना शानदार लंच लेकर आई हूँ, तो क्या बदले में मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा? मैंने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, नहीं वैन मिंग, मुझे सच में अब जाना होगा। अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो बहुत बवाल हो जाएगा। देख लिया तो देख लिया, मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं है। वो मेरे और करीब आते हुए बोली,
कॉलेज लाइफ में शादी करने और बच्चे पैदा करने वाले क्या दुनिया में लोग नहीं होते। इतना कहते ही वो एक बार फिर मुझ पर हावी होने लगी। मुझे अंदर से बहुत शर्म आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि नहीं, कॉलेज के अंदर तो ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी को भी हमारे इस रिश्ते की भनक नहीं लगनी चाहिए। मेरी इस घबराहट को देखकर वेन मिंग ने प्यार से मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आवाज एकदम नर्म हो गई। वो बोली, अच्छा बाबा ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि जब तक तुम नहीं चाहोगे कॉलेज में किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलेगा। तुम बिना किसी टेंशन के अपनी पढ़ाई पूरी करो, अब जाओ खुश। तब जाकर मेरी जान में जान आई। मैं तुरंत खड़ा हुआ और उस वीआईपी ऑफिस से बाहर की तरफ भाग निकला। जैसे ही मैं बाहर आया, गेट पर खड़ी सुकी ने मेरी तरफ देखा। मेरे लाल टमाटर जैसे चेहरे को देखकर, मेरे लाल टमाटर जैसे कान देखकर सुकी सब समझ गई। उसे अच्छे से पता था कि अंदर मैडम ने अपने इस छोटे मियां के साथ क्या किया है। सुकी ने मन ही मन सोचा, बाप रे, ये लड़का अभी मुश्किल से 18-19 साल का है और मैडम तो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं। बेचारे बच्चे पर तरस आता है मुझे। मैडम की नजर इस पर बहुत पहले से थी, तभी तो मौका पाकर सीधा इसे अपने बेड पर पहुंचा दिया। और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि दोनों का बच्चा भी आने वाला है। सुकी ने अफसोस में अपना सिर हिलाया और बुदबुदाई, अब तो ये बच्चा चाहकर भी मैडम के चंगुल से भाग नहीं सकता। इसकी पूरी लाइफ सेट भी है और खत्म भी। सच में बड़ा रहम आता है इस मासूम पर। खैर, मैं वहां से भागकर सीधा अपनी टीम के पास वापस आ गया। मुझे देखते ही त्यान छेंग ने अपनी जेब से एक डिब्बा निकाला और मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, अरे जांगलू, तूने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया था ना? देख, मैं तेरे लिए कैंटीन से पैक करवा कर लाया हूँ। मैंने झेंपते हुए कहा, अरे शुक्रिया छेंग भाई, पर मैं खाना खा चुका हूँ। क्या तू खाना खा भी आया? त्यान छेंग ने हैरान होकर आंखें बड़ी कर लीं। भाई, इतनी जल्दी तू कैंटीन गया और खाकर वापस भी आ गया? तू गया कब था? उसका यह सवाल सुनते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं बस अंदर ही अंदर चोरों की तरह अपना दिल थाम